अब आपको आज की इस वीडियो में मैं आगे चल करके एक्सप्लेन करूंगा क्यों भारत की औकात नहीं है डीप सीक जैसा कोई टेक्नोलॉजी बनाने की। अगर वो ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि विश्व गुरु सिर्फ एक अनर्गल प्रलाप से ज्यादा कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और द एक्सप्लेनर के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डीप सीक की। हाँ, ये वही डीप सीक है जिसने ट्रंप के रातों की नींद उड़ा दी, या यूं कहिए कि ट्रंप के सेरेमनी और जो राष्ट्रपति बनने की जो उनकी खुशी थी उसको सिर्फ एक रात में काफूर कर दिया। अब भाई साहब को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो करे तो क्या करे, और ऐसे में या डांस की रील बनाने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं रह गया है। और डीप सीक ने एक ऐसा भूचाल लाया अमेरिकन शेयर मार्केट में कि एनवीडिया का शेयर जो $3.5 ट्रिलियन का जो वैल्यूएशन था, अब ये ट्रिलियन की बात मैं समझा दूं कि भारत का जो टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो $3.5 ट्रिलियन का है, और $1 ट्रिलियन का लॉस अमेरिका को हुआ। और पूरे अमेरिकन सर्कल में एक ये बहस छिड़ गई कि हम इसका जवाब कैसे दें, क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं कि डीप सीक ने जिस एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसने जिस लागत में बनाया है वो हैरान कर देने वाला है। जहां ओपन एआई का जो सैम ऑल्टमैन ने जो चैट जीपीटी बनाया तो उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगे, वहीं डीप सीक ने मात्र इसे $6 मिलियन में बनाया है। चलो हम ये मान सकते हैं कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है या चीन में जो डेटा है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर रहे हो, $6 मिलियन नहीं हो, वो $20 मिलियन हो, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि डीप सीक ने ये जो एलएलएम बनाया है उसके बाद पूरे सिलिकॉन वैली की रातों की नींद उड़ गई है, और दुनिया में ऐसा एक माहौल बन गया है मानो कि यूएस का चैलेंजर टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ गया है और उसकी बादशाहत जो है खतरे में है। लेकिन आज हम बात यूएस की नहीं कर रहे, बात हम चाइना की नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान आखिर डीप सीक जैसा कोई एल्गोरिदम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्यों नहीं बना पाता, या ऐसी कोई भी ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप कर पाता जो दुनिया भर में यूज किया जाता हो और इससे भारत की एक टेक की एक धाक जमे। और आपको ये सुन करके थोड़ा सा जो सच है वो कड़वा लगेगा, लेकिन जहां पर चाइना में डीप सीक पर काम हो रहा है वहीं पर भारत में डीप सिट हो रहा है। यहां कंपटीशन इस बात को लेकर के है कि किसी को फ्री बस राइड दे दो, किसी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दो। यहां पर अलग अलग जो राज्य की सरकारें हैं चुनाव जीतने के लिए कुछ भी वादे करने को तैयार है। सत्ता पाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। देश कहां जाएगा, देश को आने वाले कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और भारत को 2047 में एक विकसित भारत बनाने का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। बातें तो इसकी बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन असल में अगर हम धरातल पर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आएगा, या अगर कुछ पॉजिटिव हो भी रहा है तो वो इंडिविजुअल प्रयासों से हो रहा है। कुछ इंस्टीट्यूशंस अच्छा कर रहे हैं जो हमें बीच बीच में गर्व करने लायक कुछ मोमेंट्स दे देते हैं, लेकिन एक जो समग्र राष्ट्र का जो एक मिशन होता है और एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है, एक जो कैपेबिलिटी होती है नेशन की, वो भारत में अभी भी नहीं दिखती है। आपको ये बात बुरी लगेगी, मुझे पता है कचोटेगी, लेकिन आप विश्वास मानो जितना आपको कचोटेगी उतना ही दुखी मैं भी हूं, मैं भी उतना ही फ्रस्ट्रेटेड हूं। लेकिन हम बात करते हैं डेटा के ऊपर। ये जो डीप सीक का मॉडल बना, डीप सीक तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अभी आप देखिएगा चाइना में किम, क्वाबेन और कई दूसरे भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वाले जो प्रोडक्ट है आने शुरू होंगे। तो भारत कहां पिछड़ गया? भारत दुनिया भर में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए जाना जाता है, इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की दुनिया में धाक है, लेकिन आखिर हम इस तरह का मॉडल क्यों नहीं बना सकते? इसका सीधा जवाब यह है कि भारत के डेवलपर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो यहाँ की नीति निर्माताओं की, प्रॉब्लम है भारत सरकार की, जो बड़े बड़े योजनाएं तो बनाती है और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए पूरी ताकत के साथ, उसकी कोई चिंता नहीं होती है। अब आप अभी से देखिए, अमेरिका ने अभी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में
3 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की है। चलो, डीप सीक तो अभी एक बहुत ऐसा डेवलपमेंट था जिसने तहलका मचा दिया, लेकिन उसके अलावा 2 और बड़ी सफलताएं अभी चीन ने हासिल की। पहला, एक आर्टिफिशियल सूर्य बनाया न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से, और दूसरा 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया। तो ये 3 महत्वपूर्ण सफलताएं चीन ने अभी अर्जित की हैं और इससे दुनिया भर में उसकी एक धाक जमी है। अब यहां पर आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ये सफलताएं रातों रात नहीं मिल जाती हैं। चीन ने पिछले 20 सालों से इसके लिए जो बेसिक साइंसेज हैं उसमें काफी इन्वेस्टमेंट किया। अब जरा इस बात पर आप गौर कीजिए कि अभी चाइना के भीतर 10 बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैब्स हैं और 50 छोटे छोटे स्तर के एआई लैब्स है। और ये जो एआई लैब्स होते हैं इसमें जो काम करने वाले जिस लेवल के साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो उस तरह का जो मैन पावर है वो आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए कई सब्जेक्ट्स में तो पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, पीएचडी इन मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। और ये जो एआई का फील्ड है ये पूरी तरह से चिप्स पर आधारित है, यानी कई एलाइड दूसरी भी टेक्नोलॉजी जो होती है इसको डेवलप करने में लगती है। तो आप ये सोचिए कि 50 लैब्स अगर उन्हें बनाया है, अगर एक लैब में अगर 100 साइंटिस्ट भी हैं और ये जो 10 बड़े बड़े जो एआई लैब्स हैं उसमें न जाने हजारों इंजीनियर साइंटिस्ट आपको लगे होंगे, तो इस लेवल का क्वालिफाइड मैन पावर उसने कहां से लाया? क्या वो एक दिन में पैदा हो सकता है? तो अगर आप चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज को देखेंगे तो एक पूरा इसके पीछे प्रोग्राम है और वहां पर लोग बड़ी संख्या में हाई क्वालिटी रिसर्च करते हैं और पीएचडी स्कॉलर्स क्रिएट होते हैं, साइंटिस्ट क्रिएट होते हैं। दूसरा, चाइना के वैसे कुशल श्रमिक जो अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में जा करके वहां स्टार्टअप्स चला रहे थे, वहां की बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे थे, सेमीकंडक्टर्स की कंपनी में काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे थे, उन सबको चाइनीज सरकार ने बुलाना शुरू किया। और ये एक अमेरिका से टेक इक्विवेलेंस प्राप्त करना, अमेरिका से टेक्नोलॉजी में आगे निकलना चीन का एक जुनून था। और पिछले 10 सालों में न जाने कितने ही साइंटिस्ट वापस आए और इसका फायदा चीन को अब मिल रहा है। दूसरी तरफ भारत जो विश्व गुरु बनने का दम भरता है, वहां पर एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था कि आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी एमटेक के जो सीटें हैं वो 70% से ज्यादा खाली है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यहां से जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद बहुत हायर पैकेज लेते हैं, पैकेज लेकर के वो स्ट्राइप, पेपाल, गूगल, वॉलमार्ट, मैकिन्से, डेलोइट जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकन जो कंपनीज हैं या अमेरिकन स्टार्टअप्स हैं उसमें जाकर के जॉब करते हैं। और वहां पर जाकर के ये जो टैलेंटेड मैन पावर है भारत में रह करके अमेरिका के लिए काम करता है और अमेरिका की टेक सुप्रीमेसी जो है, जो बादशाहत है, उसको कायम रखने में अपनी मदद करता है। लेकिन आपको इस तरह की कोई भी प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा कि भारत से पीएचडी स्कॉलर्स पैदा हो। हमारे यहाँ इतनी बड़ी चेन है, एनआईटीज हैं, आईआईटीज हैं, वहां से लोग एमटेक करें, वहां से लोग पीएचडी करें। पीएचडी करने के लिए आपको जो अलग अलग स्ट्रीम्स में पीएचडी की जाए, चाहे वो मटेरियल साइंस हो, चाहे मेटलर्जी हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, चाहे वो जेनेटिक डेवलपमेंट हो, न्यूक्लियर फ्यूजन हो, भाई ये सब कटिंग एज रिसर्च है। और इसमें आपको सक्सीड करने के लिए कम से कम अगर आप ये चाहते हो कि आपको क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाले 15 साल के बाद की टेक्नोलॉजी होगी, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के आपके पास 500,000 साइंटिस्ट होने चाहिए जो अलग अलग स्टार्टअप्स में काम करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करें। क्या इस तरह की कोई सोच है भारत के भीतर? और अगर आप वर्चस्व को भी देखें तो जो देश या जो समाज टेक्नोलॉजी में आगे होता है जीतता अल्टीमेटली वही है। तमाम बहादुरी के बावजूद भी भारत में मुगल शासन हुआ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि बाबर के पास एडवांस तोपें थी और हमारी जो राजपूतों की सेना थी या जो यहाँ की सेना थी वो चूंकि टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर नहीं थी इसलिए वो हार गई। उसके बाद आप देखिएगा ब्रिटिशर्स ने हम पर राज क्यों किया? क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर थे।
1857 के क्रांति में क्रांतिकारियों के हारने की बहुत बड़ी रीजन ये थी कि उस समय बेतार तार का जो यूज है वो ब्रिटिशर्स करते थे, इसलिए उनको सेना के मोबिलाइजेशन में और विद्रोह को दबाने में बड़ी मदद मिलती थी। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जहां असेंबली लाइन की बात आ गई, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हो, चाहे इंटरनेट का डेवलपमेंट हो। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो डेवलपमेंट करते रहे, और करने के बाद जो भारत हमेशा एक कंज्यूमर कंट्री ही बना रहा, और आज भी इस स्थिति में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। और विश्व गुरु जैसी दंभपूर्ण बातों को छोड़ दीजिए, मैं मोदी जी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि मोदी जी के आने के बाद भी बदला क्या है। आपको मैं एक डेटा देता हूं, आज भी भारत में अगर आप देखेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कंपोनेंट है बजट में वो सिर्फ 0.64% है। और आप जरा सोचिए चाइना में ये कितना होगा, थोड़ा गेस करिए। चीन में ये 2.41% है, यानी परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो भारत का 4 गुना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चीन की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से 5 गुनी बड़ी है, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखेंगे तो चीन भारत की तुलना में हर साल 20 गुनी ज्यादा रकम सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पे करता है, वो अपने मैन पावर को खर्च करता है। और अब अमेरिका की बात करें, अमेरिका तो दुनिया का दादा है, टेक्नोलॉजी में उसका कोई तोड़ नहीं है। अमेरिका का जो जीडीपी है वो $25 ट्रिलियन से ज्यादा है, और वो अपने जीडीपी का 3.41% कवर करता है। तो ऐसे ही नहीं, वहां से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और बड़ी बड़ी कंपनियां निकलती हैं। अब आप जब विश्व गुरु होने की बात करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आप दुनिया पे राज करना चाहते हैं, लेकिन राज कैसे करेंगे। जो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई है, एआई की रेस में हम ऑलरेडी काफी पिछड़ चुके हैं, ड्रोन की रेस में ऑलरेडी हम काफी पिछड़ चुके हैं। अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन टेक्नोलॉजी पर जिसकी बादशाहत होगी वही अगले 10 साल 15 साल दुनिया पे राज करेगा। उसके बाद कोई और नई टेक्नोलॉजी होगी, आ जाएगी। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे एक उदाहरण देता हूं, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर देश में कितना काम हो रहा है। यहां की यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, एक तरफ तो स्टैनफोर्ड और एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस है जिसके डायरेक्टर नोबेल प्राइज विनर है और आला दर्जे की उच्च कोटि के रिसर्च कर रहे हैं, वहीं पर आपके यहाँ जो आपकी जो सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में से एक है आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूशन, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर सरकार कहते हैं कि गौमूत्र में जो है चिकित्सीय गुण होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने साइंटिफिकली गलत कहा या साइंटिफिकली सही कहा, सवाल ये जरूर है कि उनको ये बात बखूबी पता है कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से जो उनकी लाइन है वो आरएसएस को और जो करंट डिस्पेंसेशन है उसको प्रसन्न करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो माइंड सेट है, आपका माइंड सेट पॉलिटिकल है, यह साइंटिफिक माइंड सेट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसके डायरेक्टर की सोच ये हो, जिसकी प्रायोरिटीज इतनी बिगड़ी हुई हो, वो कैसे जो है एक वर्ल्ड स्केल की चीज सोच पाएगा। एक चीज आपको और बताता हूं, चीन जो चाइना का हम जो भी क्रिटिसिज्म कर ले, मीडिया जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, निश्चित रूप से चीन के साथ अपनी परेशानियां हैं। चीन अपने आप को दुनिया का दादा समझता है, वो एक सुपर पावर की तरह बिहेव करता है, और क्यों ना करे जब उसके पास ताकत है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है। आज वो इस स्थिति में है कि अमेरिकन दादागिरी को वो चैलेंज कर सकता है, तो क्यों चैलेंज नहीं करेगा। और आप मीडिया की बात छोड़ दीजिए, मीडिया क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं। चीन ने वास्तव में जो कुछ भी अचीव किया है उससे बहुत कुछ सीखने लायक है और समझने लायक है। आप चीन जाइए, आप जरा चीन की तरक्की को देखिए, चीन के गांवों को देखिए, चीन के एक बीजिंग और शंघाई की बात तो छोड़ दीजिए, एक ऐसे शहर का भी सोचिए जो
भारत के मुरादाबाद, गया, बरेली और जो दूसरे इस तरह के जो शहर हैं, उस तरह के शहरों वहां भी जाएंगे, आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी, आपको कहीं कूड़े का अंबार नहीं मिलेगा, आपको साफ पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी। तो एक जो अर्थव्यवस्था का जो आकार बढ़ा है, 4 गुना या 5 गुना हुआ है, तो उसका फायदा यह हुआ है कि एक आम आदमी जो जिसका जीवन स्तर पहले खराब था, आज वो बेहतरीन जीवन शैली को जी रहा है। अब हमारी प्रेजेंट सरकार, भारत सरकार के जो मुखिया हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 3-5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। सवाल यह है कि अगर 5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, तो क्या साल में मैं एक बार घूमने का प्लान कर सकता हूं? भारत की कितनी प्रतिशत जनता जो है साल में एक बार घूमने जा सकती है? कितनी प्रतिशत जनता है जो 5 स्टार होटलों में रुकना अफोर्ड कर सकती है? कितनी प्रतिशत ऐसी जनता है जो कार खरीद सकती है? आज भी जो भारत की अधिसंख्य जनता है, उसके लिए फ्रिज, एसी, कूलर, ये जो चीजें हैं वो लग्जरी आइटम्स है। सरकार भी इनको लग्जरी आइटम्स की तरह ही ट्रीट करती है, और लग्जरी आइटम्स पर जो टैक्स ब्रैकेट होता है वो बहुत हाई होता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में जो डेवलप्ड है, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, वो धनी ही इसलिए बने क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को तवज्जो दिया। आज वो जमाना नहीं है कि आपने अच्छे घोड़े खरीदे, तलवार लिया और कत्लेआम करने चल दिए और दुश्मन पर अटैक करके जो है आपने उस पर कब्जा कर लिया। आज बिना ये सब किए हुए फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके थ्रू आपके माइंड को कंट्रोल किया नहीं जा रहा है, आपको किया जा चुका है। यह सब कैसे हो रहा है? यह सब टेक्नोलॉजी से हो रहा है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए वही नैरेटिव सेट करते हैं। आज चाइना दुनिया में अपना नैरेटिव सेट कर रहा है क्योंकि वो विजेता है। हमारे यहां तो एक बड़ी विचित्र हालत यह है कि लोगों को सब कुछ जो है कि सब सारे जो रिसर्च थे वो हमारे वेदों में हो चुके हैं। हमारे एंशिएंट इंडिया में यह था। मैं इनकार नहीं कर सकता कि एक जरूर ऐसा वक्त था 1000 सालों का जिसमें भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, हर फील्ड में बहुत शानदार प्रगति हुई। लेकिन सवाल यह है कि वो प्रगति रुक क्यों गई? अब जब मैं ये कह रहा हूं तो आप इसको अनर्गल प्रलाप कह के खारिज कर सकते हैं। आप मुझे रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और अजीत अंजुम की तरह एजेंडा चलाने वाला शख्स समझ सकते हैं। मेरा एजेंडा है तो सिर्फ इतना है कि मैं लोगों को फैक्ट्स पर सवाल करना सिखा सकूं। चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी और दूसरा नेता हो। नेता देश नहीं होता है, लेकिन इन लोगों की वजह से या ये जो खास व्यक्ति होते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि देश को एक सही दिशा में ले जाएं। ये सोचना बहुत आवश्यक है कि क्या इनके भीतर वो जज्बा है। तो आप आगे से अब पिछले 5 साल में आप देखिए कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर कितना पैसा खर्च कर किया भारत सरकार ने। आज से 5 साल पहले ये लगभग 10,000 11,000 करोड़ था और आज यह 14,000 करोड़ है। यानी सिर्फ 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले 5 सालों में हुई है। और इसमें भी अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो अधिकतर जो खर्चे हैं वो आपको जो है पेंशन, सैलरीज और क्लरिकल कामों में जाते होंगे। जो एक्चुअल जो प्योर रिसर्च है उस पर मुझे नहीं लगता है कि 15-20% से ज्यादा खर्च होता होगा। तमाम विभागों की वही हालत है। अब जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भारत की सफलताओं को नीचा दिखाऊं। देश ने वास्तव में कई मोर्चे पर बहुत शानदार प्रगति, शानदार अचीवमेंट हासिल किया है। चाहे इसरो का वो चंद्रयान 3 मिशन हो, या आपको कोविड के वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सड़कों का फैलता जाल हो, और भी अगर आप मिसाइल के फील्ड में ही देखेंगे तो हमने बहुत शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन ये जो उपलब्धियां हैं वो बहुत चुनिंदा हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो अधिकतर जो भारत के इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होना चाहिए,
चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो लिटरेचर हो, क्या वहां के जो प्रोफेसर हैं वो ये काम कर रहे हैं? अगर वो ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि विश्व गुरु सिर्फ एक अनर्गल प्रलाप से ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपने हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो अधिकतर जो भारत के इंस्टीट्यूशंस है जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होना चाहिए, चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो लिटरेचर हो, क्या वहां के जो प्रोफेसर हैं वो ये काम कर रहे हैं?